विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की दहाड़ के बाद थर-थर कांपते पाकिस्तान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ पाकिस्तान के हर कोने में गूंजी। यही वजह है कि बीकानेर में पीएम मोदी की रैली के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अब शांति की दुहाई दे रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि भारत के हर एक्शन पर उसके आंसू निकल रहे हैं और सिवाय भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के उसके पास जैसे कुछ बचा ही नहीं है। इस बीच पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हमलों से हुई तबाही को छिपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो सच्चाई धीरे धीरे उनकी जुबान पर भी आने लगी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बाद उनकी भतीजी और पाकिस्तान पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने जाने अनजाने ये कबूल कर लिया है कि भारत ने 6 से 9 मई के बीच ताबड़तोड़ अटैक किए हैं और दशकों बाद उन्हें इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। शहबाज के बाद मरियम का ये कबूलनामा आपको आज सुनवाने वाले। बात भारत में छिपे गद्दारों की भी करेंगे, क्योंकि लगातार आईएसआई का स्लीपर सेल बेनकाब हो रहा है। 2 जासूस और पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आरोपियों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है और कितने फोन नंबर्स अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और कितना बड़ा है ये जासूसी नेटवर्क, ये भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं दहशत में घुट-घुट कर जी रहे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अब और खराब हो गई है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, उनके उद्घोष के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों को नींद नहीं आ रही है। सबसे पहले बात इसी की। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है। भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। हमने कहीं पर भी पाकिस्तान के सिविलियन स्थानों पर हमला नहीं किया। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भारत ये साफ कर चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पहला पड़ाव था, अगला रास्ता अब तैयार हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने ये बता दिया कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और जिस तरह की तबाही पाकिस्तान में हुई है, पहले तो उस पर झूठ के पुलिंदे बांटे जा रहे थे, लेकिन अब नेताओं के मुंह से आखिरकार गलती से ही सही सच निकलने लगा। वो कबूलनामा बता रहा है कि पाकिस्तान किस कदर दहशत में रह रहा है, और दहशत तो और बढ़ गई जब प्रधानमंत्री ने बीकानेर से दहाड़ लगाई तो वो गूंज, उन बातों की गूंज पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच गई है। और अब पाकिस्तान इस कदर हैरान परेशान है कि फिर से रोने लगा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर डर बैठ गया। जीरो टॉलरेंस की बात जब हमने टेरर को लेकर कर दी, आतंकवाद को लेकर कर दी, उसके बाद से पाकिस्तान के हुक्मरान सो नहीं पा रहे हैं और इसी टेंशन में शायद गाहे बगाहे गलती से ही सही उनके मुंह से सच निकल जा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने बड़ी बात कह दी है। भारत के बदले की पाकिस्तान खुद ही गवाही दे रहा है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और कहा है कि लाहौर में जो रैली हुई थी और उसमें उन्होंने कह दिया है कि भारत ने हमला किया। भारत के हमले से भारी नुकसान की बात मरियम नवाज ने स्वीकार कर ली है। कहा है कि 7 से 10 मई के बीच
भारत ने काफी नुकसान पहुंचाया, ये क्लियरली उनकी तरफ से कह दिया। यानी हमें जो लोग सोच रहे हैं कि भारत क्या कर पाया है, कितना कर पाया है, तो उनके लिए जवाब पाकिस्तान के हुक्मरान खुद दे रहे हैं। खुद सुनिए आप मरियम नवाज को। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। इस बीच कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें इस बात पर विश्वास नहीं है कि भारत ने भीतर घुसकर हमला किया है और भारी नुकसान पहुंचाया। उसी को लेकर गौरव भाटिया अब कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने तो मान लिया, आप भी मान जाइए। सुनिए जरा। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? तो देखिए, गौरव भाटिया तो कह रहे हैं कि सुन ले वो, लेकिन अगर मरियम नवाज को नहीं सुना है तो एक और गवाही आई है जो बता रही है कि पाकिस्तान के अब तक होश फाख्ता है, अभी तक सदमे से निकला नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सीनेटर ने खुद ये बात कबूली। हुआ क्या सदन के अंदर, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। भारत का ये जो बदला है उससे दहशत में है पाकिस्तानी नेता, और खुद तबाही की गवाही उनकी तरफ से दी जा रही है। पाकिस्तानी सांसद ने सदन में पाकिस्तान सरकार पर ही सवाल उठा दिया। भारत के हमले को लेकर सरकार से उन्होंने सवाल पूछा, कहा कि भारत चकलाला एयरबेस तक आकर ठोक गया। कोई नहीं पूछ रहा कि भारत इतने अंदर तक कैसे आ गया। ये प्रश्न पूछ रहे हैं उमर फारूक, जो सांसद है पाकिस्तान के। सुनिए जरा, सदन के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि जीएचक्यू से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जॉइंट सेशन होना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। कैसे हुआ आप समझिए। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सामने आ गया एक बार फिर से। क्यों ऐसा कह रहे हैं? सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान बौखला रहा है, तिलमिला रहा है, और पाकिस्तानी सेना अब आतंकियों की जुबान बोलती दिखाई दे रही है। हाफिज सईद के रास्ते पर चल रहे हैं। आतंकी हाफिज की धमकी पाकिस्तानी सेना दोहराते हुए वही बात कह रही है। उन्होंने कहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, आप देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा पानी रोकेंगे तो आपकी सांसें रोक देंगे। और ये जो जुबान है ना, ये आतंकी हाफिज सईद की जुबान है। ये बयान पहले आतंकी हाफिज सईद दे चुका है और उसे पाकिस्तानी सेना दोहरा रही है, उनके ऑफिशियल्स दोहरा रहे हैं। उसी राह पर क्यों चल रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन सुनवा देते हैं आपको जरा कि कैसे आतंक और सेना के जो अधिकारी एक जैसी भाषा बोलते हैं, इनकी साठगांठ फिर से एक्सपोज हुई है। सुनिए जरा। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर पाकिस्तान डर तो रहा ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की दहाड़ तो पहुंची ही, वही पानी को लेकर रोना शुरू हो गया है। अब कह रहा है कि वाटर बम छोड़ दिया गया है हमारे ऊपर, कभी पानी देते हैं कभी पानी रोक देते हैं। वो जो तकलीफ निकल रही है, सुनवाते हैं आपको। सैयद अली जाफर सांसद है पाकिस्तान के, कैसे दर्द बयां कर रहे हैं पानी को लेकर, सुनिए। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर, टोटल बाहर से आता है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है।
देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बड़ी बातें कल कही, उसके बाद एक घबराहट का दौर शुरू हो गया पाकिस्तान में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं। पीएम मोदी के साफ संदेश के बाद पाकिस्तान में डर है। कल पीएम मोदी ने बीकानेर से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी थी। आतंकियों और उन्हें शरण देने वालों को एक ही नजर से देखा जाएगा, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कहा था। और पीएम मोदी की इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान का बयान सामने आया। डरे हुए पाकिस्तान ने शांति की इच्छा दोहराई, यानी फिर से रोने लगा है। पाकिस्तान ने बयान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है, यानी फिर से वही जो उनका स्टाइल है कि रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमें मदद चाहिए, मदद चाहिए। उसी वाले टोन में आ गए हैं पाकिस्तान के तमाम लोग और हुक्मरान भी अब मदद की गुहार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि भारत की जनता का जो जोश आई, भारत की जनता जैसे जैसे साक्ष्य सामने आते देख रही है, उनकी खुशी दोगुनी हो जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब बिरयानी नहीं मिलेगी, सीधे गोली मिलेगी कि हम लोग घुस के मारेंगे और हिसाब वो देखें, अपनी लाशें वो गिने वहां की। मोदी की सौगंध, पाक को कड़ा दंड। पूरी सेना को जो खुली छूट देने का काम किया है, ये अपने आप में निश्चित रूप से प्रशंसनीय, वंदनीय है, सराहनीय है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, पाकिस्तान कपकपाया। किसी के ऊपर हमला करते नहीं, लेकिन जब हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। शहबाज और मुल्ला मुनीर को लाउड एंड क्लियर बता दिया कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो कैसे तबाही मचती है। जब सेना शौर्य का प्रदर्शन करती है तो कैसे आतंकी थर थर कांपते हैं। जिसके बाद से भारत के लोगों का भी जोश हाई है। हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं बल्कि आतंकवाद से है संपूर्ण। और मेरे मोदी ने कहा है कि अगर वहाँ से गोली चली तो हमारे यहाँ से गोला चलेगा। कुल मिला के हम लोग जब तक नरेंद्र मोदी जी है तब पूरा देश सुरक्षित है। कोई भी कार्रवाई हुई है, एयरबेस उड़ाए गए हैं, उनके डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया गया है, उससे हम सभी को बहुत ही संतुष्टि है। प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प निश्चित रूप से हम लोगों को कल और लग गया है कि आतंकवाद की अगर उंगली भी उठेगी तो उस उंगली को कुचलने का, दबाने का काम जब तक आतंकवाद नस्ते नाबूद नहीं होगा तब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री शांत नहीं बैठेंगे। मुझको लगता है उन्होंने यही संदेश देश को देने का काम किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ी सजा मिलेगी, और ऐसा हुआ भी। 22 मिनट में ही भारतीय सेना ने ऐसी तबाही मचाई जिससे पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया। 22 तारीख का जो कांड था 22 मिनट में निपटाया। हिंदुस्तान में वो ताकत है 12 मिनट में भी निपटा सकती है, पूरे पाकिस्तान को निपटा सकती है। ऐसे ही प्रधानमंत्री की बहुत पहले से आवश्यकता थी जो हमें बहुत लेट मिले। पाकिस्तान को जिस भाषा में समझाना चाहिए उसी भाषा में समझाया है। इस तरीके से ये हमारी सेना ने एक्शन लिया है, उस चीज के लिए हम सबको गर्व है। यही दिला सकते हैं पीओ को वापिस, और कोई नहीं दिला सकता। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं ना, ये वो गारंटी है। जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर सेना ने अपना रौद्र रूप दिखाया, उससे साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। और यही भरोसा भारत के लोग पीएम मोदी पर जता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बहुत ही न्याय किया है मोदी ने सबके साथ। जो हुआ सही हुआ, बढ़िया हुआ है, ये होना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर करके ये सरकार इतना बढ़िया काम किया है कि पूछिए ही मत। हम तो चाहते थे इसको समझो पूरा पीओ के लेकर के खत्म करना चाहिए था। मोदी ने जो भी किया वो उनके बेटियों को समझकर किया। बहुत अच्छा से देखते हैं। मोदी जी का जय हो और योगी जी का जय हो। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों का जोश हाई है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने अब देख लिया है कि सिंदूर जब बारूद बनता है तो क्या होता है। भारत ही नहीं, ये पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया देख भी रही है सिंदूर का। वो पहले ही वचन दिए थे कि आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया जाएगा, जो विरोधी काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा था कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। सेना ने 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया, और यही भारत का नया रौद्र रूप है, जिसके बाद महिलाओं ने पीएम मोदी पर अपना भरोसा जताया। सिंदूर एक रक्त का नाम दिया है मोदी जी ने कि ये रक्त है
और ये रक्त जो बहा है तो आज मेरे शरीर में भी सिंदूर बह रहा है, यानी कि वो पीड़ा 1947 से लेकर अगर किसी ने नारी शक्ति के सम्मान की बात की है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। ये भरोसा, ये विश्वास बताने के लिए काफी है कि कैसे नया भारत अब नया स्वरूप ले रहा है, कैसे नया भारत प्रधानमंत्री की गारंटी पर अपनी मुहर लगा रहा है, कैसे नए भारत में अब आतंकियों को बिरयानी नहीं गोली मिल रही है। और इसी नए भारत की तस्वीर और आवाज से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, नींद इसलिए भी उड़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री ये दोहरा रहे हैं कि हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने वाले हैं। खुद सुनिए आप। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया उसमें उनके साथ गृह मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, सुरक्षा बलों का पूरा साथ मिला और भारत की जनता का भी पूरा सहयोग मिला। यही वजह है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब भी दे पाए और एक बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रख पाए। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना ने 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया। पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी अड्डों का नाम और निशान मिटा दिया। आतंकिस्तान की हर साजिश को फेल कर दिया और यही ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। मतलब साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया था उसे पूरा भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि अब ये मोदी सरकार है जो हर आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देती है। पहलगांव में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और आतंकियों के गठजोड़ से भी पर्दा उठा दिया। साफ कहा कि भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया। इसका प्रयास किया। 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया। पाकिस्तान ही आतंकियों की नर्सरी है, ये दुनिया जानती है, लेकिन मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से साफ है कि अब इन आतंकियों और इनको पालने पोसने वाले देशों की खैर नहीं, क्योंकि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो जवाब तो हम दे चुके हैं, लेकिन हमारी तैयारी हर वक्त है, ये भी बता रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराया है कि अगर हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। सुनिए। भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। तो सीजफायर तो हो गया है, लेकिन भारत अपनी तैयारी बड़ी रख रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। मॉस्को की तस्वीर आप देख रहे हैं, टोक्यो की तस्वीर देख रहे हैं, अबू धाबी यूएई की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये तस्वीर बता रही है कि हम जाएंगे और हमारे पास जो साक्ष्य है, जो पाकिस्तान की असलियत बताते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान अंदर से खोखला है और आतंक की फैक्ट्री है। और इसको लेकर बासवी सराज ने बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन कैसे सफल रहा। यूएई पहुंची थी ऑल पार्टी डेलीगेशन के बीच, क्या कहा उन्होंने वहां पर, उसे भी सुनिए। पाकिस्तान के अंदर तो हुआ है, जो साहस करा कुछ लोगों ने आकर हमारी देश की मातृशक्ति का सिंदूर उजाड़ने का। 1 महीना हो गया, लेकिन उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जाकर उन्हीं दहशतगर्दों के ठिकाने उजाड़ दिए जिन्होंने हमारी मातृशक्ति का सिंदूर उजाड़ने का दुस्साहस करा था। इस बीच आपको बताएं कि पाकिस्तान की हालत वैसे ही बहुत खराब हो गई है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है। देखिए, एक तरफ भारत का अटैक, दूसरी तरफ कहां उनके हुक्मरान ऐसा लग रहा है तख्ता पलट के खेल में फंसे हुए हैं, और तीसरी है जनता जो हर तरफ से महंगाई की मार झेल रही है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, बताते हैं आपको। पहले से ही कर्ज में डूबे पाकिस्तान पर महंगाई की मार पड़ गई है। 10 मई के बाद से कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। देखिए, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, और ऐसे में पाकिस्तान में आटा, दाल, चीनी, तेल, ये सब कुछ महंगा हो गया। यानी बेसिक जरूरतों की चीज महंगी हो गई है। फल और सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं, और महंगाई के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मजबूर हो गए उतरने के लिए, सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। क्या रेट है पहले आप जान लीजिए। दूध वहां 150 रुपए लीटर मिल रहा है, आटा 120 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, चावल की बात करें तो 275 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, सरसों का तेल 500 रुपए लीटर मिल रहा है, देसी घी की बात करें तो 2800 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, सेब 500 रुपए प्रति किलो। एक अंडा भी अगर कोई खाना चाहे तो उसके लिए भी 30 रुपए देने पड़ेंगे। ये हालात हैं पाकिस्तान की, और यही वजह है कि जनता त्राहिमाम कर रही है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। क्या कह रही है पाकिस्तान की जनता, उन्हें भी सुनवा रहे हैं आपको, सुनिए। महंगी है, कोई इधर सस्ती नहीं समझे। अपने अपने रेट लगा रहे हैं बंदे, अपने अपने रेट लगा रहे हैं। कोई 610 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है, कोई 720 दे रहा है। हुकूमतों को चाहिए कि एक रेट हो, एक लिस्ट हो। चीज़ों की कुछ समझ नहीं लग रही है कि दौर की साइड पे जा रहा है। चीज़ें इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। आपने तरबूज की बात की, चीज़ें महंगी होना तो एक अलग एक बात है, उनकी क्वालिटी गिर जाना वो भी एक बहुत बड़ा आलमिया है। तो देखिए, क्वालिटी और तमाम चीज़ों की बात चल रही तो पाकिस्तान में हालात खराब हैं। अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बात करने वाले हैं उन गद्दारों की जो भारत में छिपे हुए हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि दूतावास जब खोले जाते हैं तो ये 2 देशों को जोड़ने के लिए खोला जाता है, लेकिन पाकिस्तानी दूतावास की आड़ में जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था।
दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास से ऐसे जासूसी नेटवर्क को जो चलाया जा रहा था उसको लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। पहले दानिश का नाम सामने आया जिसे निष्कासित कर दिया गया, उससे जुड़े कई ऐसे गद्दार मिले हैं जिन्हें पिन पॉइंट पकड़ा गया है। वहीं अब एक और खुलासा हुआ और अब नाम आया है मुजम्मिल का। मुजम्मिल वो शख्स जो पाकिस्तानी दूतावास में तैनात था और वहां से एक अपना नेटवर्क, जासूसी नेटवर्क चला रहा था, उसे भी देश छोड़ने को कहा गया। लेकिन जब खुलासा हुआ तो क्या जानकारियां सामने आई हैं, चलिए पहले आपको बताते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी एम्बेसी से अलग अलग चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। दानिश का नाम सामने आने के बाद ये चेहरे उससे जुड़े हुए पाए गए, ज्योति मल्होत्रा और गजाला, और इनसे जुड़े नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। अब एक और शख्स की पहचान हो गई है जो एम्बेसी में ही तैनात था। मुजम्मिल की हम बात कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोहम्मद हारून जो कि पकड़ा गया है और उसके साथ एक और अज्ञात जासूस है जिस तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। ये पूरा नेटवर्क एम्बेसी के अंदर चलाया जा रहा था और अब ये बड़ा खुलासा हो गया है कि ये नेटवर्क इस तरह से चलाकर ये एक एक जानकारी लिया करते थे, ये एक एक जानकारी यहां से पाकिस्तान भेजा करते थे और आईएसआई के संपर्क में थे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं हुआ क्या है। दरअसल पाकिस्तानी एम्बेसी से जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया है। दानिश के बाद अब मुजम्मिल नाम का खुलासा हुआ है और भारत में जासूसी नेटवर्क चला रहा था मुजम्मिल। भारत सरकार ने मुजम्मिल को बाहर निकाल दिया है। मुजम्मिल के जासूस हारून के गिरफ्तार होने पर उस पर शिकंजा कसा गया है और यूपी एटीएस ने मोहम्मद हारून को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सीलमपुर से हारून की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि वीजा के सिलसिले में मुजम्मिल से हारून की मुलाकात हुई और ये जब मुलाकात आगे बढ़ी तो धीरे धीरे ये कोशिश करने लगा कि ये तमाम जानकारियां वहां तक पहुंचाई जा सके। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे दिल्ली से, जतिन की डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले में जो खुलासे हुए हैं उससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन में जासूसी के आरोप पहले दानिश पर लगे। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद दानिश का नाम सामने आया और उसको वापस पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन दिल्ली के सीलमपुर से हारून की गिरफ्तारी की गई और पाकिस्तान हाई कमीशन के दूसरे कर्मचारी मुजम्मिल का नाम सामने आता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले लोग वीज़ा लेने जो लोग आते हैं उनको गुमराह कर उनको अपने जाल में फंसाकर, चाहे वो हनी ट्रैप हो, पैसे का लालच देकर हो, भारत के लिए, भारत के खिलाफ जासूसी करवा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हारून की गिरफ्तारी और इससे पहले ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी, ये तमाम ऐसे सबूत हैं जिसमें पाकिस्तान हाई कमीशन के दो कर्मचारियों का नाम सामने आया, दानिश और अब मुजम्मिल। हारून की गिरफ्तारी जो यूपी एटीएस द्वारा की गई वो दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला है। सीलमपुर में ये हारून का घर है। आप अगर तस्वीरें देखेंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ताला लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर घर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि यूपी एटीएस का कहना है कि तमाम लीड्स उनको हारून के बेसिस पर मिली, जिसके बाद यूपी एटीएस की टीम दिल्ली पहुंची। सीलमपुर के ही पास जो खत्ता है वहां से हारून को पिक किया गया, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए। हारून के फोन की जब जांच की गई तो पता लगा कि हारून मुजम्मिल से लगातार संपर्क में था और कुछ ऐसी जानकारी हारून के द्वारा शेयर की गई मुजम्मिल को जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील है। तो ऐसी संवेदनशील जानकारियां हारून दे रहा था मुजम्मिल को और मुजम्मिल पहुंचा रहा था आईएसआई तक, पाकिस्तान तक। खुलासा तो हो गया, लेकिन जरिया शादी को बनाया कैसे हारून ने, अब वो आपको बताने जा रहे हैं। ये अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। दरअसल मोहम्मद हारून के पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा खुलासा हो गया, जानकारी सामने आ गई है। हारून ने पाकिस्तानी लड़की से दूसरी शादी की थी और हारून की पहली पत्नी शबाना से 3 बच्चे हैं और इसके बाद भी हारून ने पाकिस्तान की सुमायरा से शादी की। पाकिस्तान की सुमायरा के पहले पति से तलाक हुआ था और हारून के कई रिश्तेदारों का घर भी पाकिस्तान में है। मोहम्मद हारून अक्सर ऐसे में पाकिस्तान जाता रहता था। 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पाकिस्तान में ही था हारून। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आप समझिए कि उसी दौरान वो आतंकी घटना हुई पहलगाम में और उस दौरान ये पाकिस्तान में था। हारून की मां और पत्नी परिवार क्या कह रहा है इस खुलासे पर, उन्हें सुनिए। नहीं, गलत है, सब बेबुनियाद लगा रहे हैं उस पर बुनियाद। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है, बहुत। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें,
वो तो पाकिस्तान में भी दुख दर्द बांट लिया उसने, जो मुसीबत आ गई है उसकी मोहब्बत में उन्होंने लगा ये कहाँ जाएगी, कोई रखने को राजी नहीं होगा। चल वैसे दूंगा तो कोई सोचेगा जो इससे मिला हुआ है, ये इससे इसको करता है, मोहब्बत करता है, इसलिए हमारे बिगड़ उसके हाथ किसी को लगाएंगे नहीं, तो इसलिए उसने निकाह कर लिया। वहाँ पे सबने कहा हारून तुम कर लो निकाह, आजा करना साल भर में। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने शादी कर ली थी तो वो शादी के सिलसिले में उसके पास जाते थे, बाकी कुछ नहीं है। वीजा बाकायदा वीजा लगवाने जाते थे, वीजा मिला है उनको, वहाँ से भी बाकायदा उनकी इंक्वायरी से ही आते थे। ऐसा उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया, ना हमें उनसे ऐसा लगा कि वो गलत है। घर पे ही रहते थे मेरे साथ, सब कुछ सही था। इस बीच हारून के भाई ने भी बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासे किया आपको बता रहे जासूस हारून के भाई से जब पूछताछ हुई तो जानकारी मिली कि पाकिस्तान वाली पत्नी से हारून परेशान था। पाकिस्तान की सुमेरा को छोड़ना चाहता था हारून, और हारून ने सुमेरा से शादी की बात अपने परिवार वालों से छिपाई हुई थी। परिवार को इस शादी के बाद बहुत बाद में पता चला और हारून के भाई ने हालांकि गद्दारी से इनकार किया। भाई ये बोल रहा है कि हारून को फंसाया गया है और हारून का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। यानी वो ये सीधे कह रहा है कि हारून जासूस नहीं है, हारून गद्दार नहीं है। क्या कहा है हारून के भाई ने, उसे भी सुनिए। आरोप लग रहे हैं सारे बेबुनियाद आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं। हारून किस टाइप का इंसान था, क्या काम करता है? ये तो आप मोहल्ले वाले से पूछो ना, आप परिवार के हैं ना, तो अरे तो हम तो उनकी तारीफ करेंगे। आप मोहल्ले वाले पूछो कैसे इंसान थे वो, लोगों की हेल्प करने वाले बंदे हैं वो। कि यहाँ पर जो गरीब है, लॉकडाउन में लोग राशन बांटा ना लोगों को यहाँ पर अपने घर से। क्या व्यापार है उनका? क्या काम करते हैं? स्क्रैप का, स्क्रैप का उनका दुकान है अपनी? नहीं, गोदाम में काम करते हैं। स्क्रैप का तार छिल के कवर करके बेचते हैं, जो तार फूट जाती है उसको छिल के द्वार बेचते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के जो आरोप लग रहे हैं, परिवार किस तरीके से देखता है? उनकी दिनचर्या क्या थी? क्या पाकिस्तान एम्बेसी में किसी के संपर्क में थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हारून का भाई तो मना कर रहा है, लेकिन बहुत सारे किरदार हैं इस पूरे खेल में। पाकिस्तानी एम्बेसी है, हारून है, और भी कई लोग हैं। उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हुआ है पहले ये आपको बताते हैं, और किसको लेकर शक जाहिर हो रहा है जानकारी दे रहे हैं आपको। हारून वीजा लेकर मुजम्मिल से मिला था और मुजम्मिल ने हारून से जासूसी का काम शुरू करवा दिया। हारून ने कई तरह की जानकारियां मुजम्मिल को दी है। वीजा से आने वाला पैसा दूसरे खातों में भेजा जाता था जिससे कि पहचान ना हो पाए। मुजम्मिल एक शख्स को पैसे भी भेजता था, एक और शख्स है यहाँ पर, हारून के जरिए उस पैसे को भेजा जाता था। एजेंसीज अब सोच रही हैं और इस बारे में पता लगा रही हैं कि आखिर वो तीसरा शख्स कौन है, क्योंकि उस तीसरे शख्स से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कड़ियां सुलझ सकती हैं और ऐसे में उस तीसरे शख्स को लेकर कहीं ना कहीं सवालों का दौर जारी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। आपको बताएं, एप्पल के सीईओ टिम कुक को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है। कहा है कि मैंने पहले ही टिम कुक को सूचित कर दिया था, उम्मीद है कि यहाँ मेड इन यूएसए आईफोन बेचेंगे, मेड इन इंडिया आईफोन अमेरिका लाकर नहीं बेचेंगे। अगर एप्पल नहीं मानेगा तो 25% टैरिफ देना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोशिश की थी कि टिम कुक अपना मन बदल ले। सामने से कहा था कि मेड इन इंडिया, आप बहुत प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज डाल रहे हैं, आप अमेरिका में डालिए। और अब इसे नए सिरे से चर्चा में ले आ दिया है। ट्रंप ने कह रहे हैं कि 25% टैरिफ लगाएंगे अगर मेड इन इंडिया आईफोन बेचा जाएगा। ये बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को बढ़ते भारत से टेंशन हो रही है और वो ये चाह नहीं रहे हैं कि ये जो प्रोडक्शन है ये भारत में हो। तो हारून के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। अब चलिए एक और शख्स जो पकड़ा गया है, एक और चेहरा जो बेनकाब हुआ है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा यहाँ तस्वीर दीजिए, ये देखिए, जासूस तुफैल, ये वाराणसी से गिरफ्तार हुआ है, काशी से पकड़ा गया है ये शख्स। और इस पर भी यही आरोप है कि बाकायदा जानकारियां भेजा करता था, जासूस का काम करता था। इसको लेकर क्या खुलासे हुए हैं, कैसे जद में आया है तुफैल, चलिए जरा आपको बताते हैं, क्योंकि ये काशी से पकड़ा गया है। क्या जानकारियां मिली है इससे जुड़ी आपको बता देते हैं फटाफट। वाराणसी से आईएसआई जासूस तुफैल गिरफ्तार हुआ है, तस्वीर हमने आपको दिखाई। यूपी एटीएस ने तुफैल को गिरफ्तार किया और पाकिस्तान की महिला के संपर्क में था तुफैल। पाकिस्तानी महिला को इसने 2 बार गिफ्ट्स भेजे हैं। नेपाल और पंजाब के रूट का इसने गिफ्ट्स भेजने के लिए इस्तेमाल किया। वाराणसी की फोटो पाकिस्तान भेजता था,
कन्नौज, सरहिंद से खुफिया जानकारी इसने जुटाई है और देश में और कहां-कहां गया है, अब इसकी भी जांच चल रही है, क्योंकि ये बहुत सारी तस्वीरें भेजता रहा है और ऐसे में जांच का दायरा बढ़ गया है कि आखिर कहां-कहां की जानकारी इसने भेजी है। इसको लेकर जो प्रश्न है उसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। तुफैल का भाई इस पर क्या कह रहा है, क्या सफाई दे रहा है, सुनिए जरा। एटीएस वाले आए थे, आप लोगों से बात करके गए थे? बात क्या बताया था एटीएस वाले? बताया कुछ नहीं थे, बताए थे कि इनके जो है सोशल मीडिया पे कुछ लिंक मिल रहे हैं तो उनकी जांच करनी है। ठीक है, हम लोगों ने कहा ठीक है आप ले जाइए जांच करिए, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करिएगा। तो कल रात को मालूम हुआ इस तरह के जो है बातें। आपका भाई है, आप देखते होंगे फोन में किससे क्या बात कर रहा है, वीडियो अच्छा क्या वीडियो देखते थे, आवाज तो आती होगी बाहर लब्बैक के संगठनों से पाकिस्तान की जुड़ूत है। अरे रुकिए नहीं, हमारे वो भाई बात इनसे करने वो कजिन था। तो देखिए कुछ भी सच बताने से बच रहा है उसका भाई, इस बीच कैसे काम करता तो तुफैल फटाफट आपको बता देते हैं। गद्दार तुफैल ने कुल 19 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे। ग्रुप्स को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता था। पूर्वांचल के 800 से ज्यादा लोगों को ग्रुप से जोड़ा गया था। एटीएस इन 800 नंबर्स की जांच करने में जुटी हुई है और इन ग्रुप्स में वाराणसी के कई मोहल्लों के लोग बताए जा रहे हैं। लोहाता, बजरडीहा, मदनपुरा, बेनिया, हड़हा के लोग हैं इसमें और इसके अलावा मऊ और आजमगढ़ के लोग भी जुड़े हुए हैं। तुफैल के व्हाट्सएप में पाकिस्तानी नंबर भी शामिल हैं। ऐसे में इस तमाम पहलू पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जो 800 नंबर हैं ये इस वक्त रडार पर हैं यहाँ सुरक्षा बलों के और जांच एजेंसियों के, क्योंकि हो सकता है कि इनसे सीधा कनेक्शन हो। ये तमाम सवाल हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको बताते हैं कि इसने कई जगहों की जानकारी अब तक साझा कर दी है, कई जगहों के बारे में डिटेल्स दे दी है। तुफैल ने देश में कई जगहों की रेकी की थी और रेकी के बाद तस्वीरें और वीडियोस इनकी तरफ से भेजे गए, इनकी तरफ से साझा किए गए। वहां पर दिल्ली के लाल किले की बताई जा रहा है तस्वीर भेजी गई है। इसके अलावा निजामुद्दीन जामा मस्जिद की तस्वीर भी भेजी गई है। वहीं वाराणसी के ज्ञान वापी की भी तस्वीर भेजी गई है। इसके अलावा राजघाट और नमो घाट की भी तस्वीरें तुफैल ने शेयर की हैं, हमें पता चला है। पाकिस्तानी नंबर पर ये तस्वीरें भेजने के सबूत मिल चुके हैं। ऐसे में तुफैल से जुड़े लोगों को भी यहाँ ट्रेस किया जा रहा है और साथ ही जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या तुफैल यही किया करता था, पड़ोसी उसके क्या कह रहे हैं उसके बारे में, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के आईएसआई से संपर्क था वो, आप वो जानते हैं उसमें हम लोग देखे तो उसको देख करके सन्न रह गए। घर के मेरे बगल का रहने वाला है, उसके यहाँ पहले से भी बहुत सारे मुस्लिम आते थे जाते थे, रात बिरात वहीं रहते थे। अब क्या था क्या नहीं था, उसका व्यवहार कैसा था, बदतमीजी करता था, झगड़ता? नहीं, ये सब नहीं करता था, वो अपने में साइलेंट रहता था। सुरक्षा का खतरा अब लग रहा है आप लोग? हाँ लग ही रहा है भाई, अब ऐसा हो गया तो डर तो लग ही रहा है ना, डर का। तो तुफैल के पड़ोसियों को आप सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। तुफैल का व्यवहार हमेशा संदिग्ध रहा है, शांत रहता था, उसके घर संदिग्धों का आना जाना भी रहता था। तुफैल शांत रहता, किसी से मतलब नहीं रखता था। तुफैल अक्सर फोन में ही लगा रहता था, पड़ोसी ये कह रहे हैं। तुफैल की गिरफ्तारी से पड़ोसियों को डर सता रहा है, पड़ोसियों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी है। तो ये स्थिति है और ये जो गद्दार पकड़े गए उनसे भी अब जानकारियां जुटाई जा रही है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे बड़े अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कि ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी।